नमस्कार साथियों, इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पश्चिमी विचारक प्लेटो के एक नए सिद्धांत, न्याय के सिद्धांत और उसकी विशेषताएं तथा कौन कौन सी आलोचनाएं की जाती हैं पर चर्चा शुरू करेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आपको बता देना चाहते हैं कि प्लेटो के जीवन परिचय और उसकी महत्वपूर्ण पुस्तकों के संदर्भ में हमारा एक वीडियो पहले बन चुका है, उसे आप देख लें ताकि आगामी टीजीटी, पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं से यदि वहाँ से कोई प्रश्न बनता है तो वह आपका गलत ना होने पाए। चलिए हम अब प्लेटो के न्याय सिद्धांत की चर्चा शुरू करते हैं। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत का विवेचन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में करता है। किस पुस्तक में करता है? रिपब्लिक में। तथा रिपब्लिक में वह ये बतलाता है कि न्याय की क्या प्रकृति है, अर्थात नेचर ऑफ जस्टिस, तथा न्याय का अधिवास अर्थात न्याय का निवास कहाँ होता है, इसकी चर्चा भी करता है। जिस समय प्लेटो रिपब्लिक नामक ग्रंथ की रचना कर रहा था, उसका संपूर्ण ध्यान न्याय विषय पर केंद्रित था। इसीलिए उसकी रिपब्लिक को न्याय से संबंधित अर्थात कंसर्निंग जस्टिस का उपशीर्षक दर्जा प्राप्त है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है, तो कंसर्निंग जस्टिस या न्याय से संबंधित। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत का जब विवेचन करता है तो वह न्याय शब्द का जो प्रयोग करता है वह वैधानिक अर्थ में अर्थात कानूनी अर्थ में नहीं करता, बल्कि वह न्याय शब्द का प्रयोग नैतिक अर्थ में करता है। यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो न्याय शब्द का प्रयोग किन अर्थों में करता है, तो आपका उत्तर नैतिक अर्थ होना चाहिए। चलिए, प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत का विवेचन करने से पूर्व उस समय एथेंस में प्रचलित न्याय के सिद्धांतों का विवेचन पहले करता है, उसके बाद उनका खंडन करते हुए अपने न्याय सिद्धांत को बतलाता है। तो हम उस समय प्रचलित न्याय के सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय यहाँ प्राप्त करेंगे। पहला सिद्धांत जो वहाँ पर प्रचलित था वह न्याय का परंपरागत सिद्धांत था। इस परंपरागत सिद्धांत का प्रतिपादन सिफालस द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? सिफालस द्वारा किया गया। बाद में इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य सिफालस के पुत्र पोलीमार्कस ने किया। न्याय का परंपरागत सिद्धांत नैतिक विचार पर आधारित था। इस सिद्धांत का विवेचन करते हुए सिफालस न्याय की परिभाषा करते हुए कहता है कि क्या कहता है, उसे ध्यान से सुन लीजिए। सिफालस कहता है कि सत्य बोलना और दूसरे के ऋणों को चुका देना ही न्याय है। इसी प्रकार उसके पुत्र के द्वारा जो न्याय की परिभाषा दी जाती है वह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार देना ही न्याय है। न्याय की परंपरागत सिद्धांत की आलोचना करते हुए प्लेटो कहता है कि प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना और ऋणों को चुका देना न्याय नहीं हो सकता। इसके लिए वह उदाहरण देते हुए कहता है कि यदि सत्य बोलते हुए दूसरे देश के सैनिकों को अपने देश के सैनिकों की गूढ़ रहस्य जानकारियों को
यदि प्रदान कर दिया जाए तो यह न्याय नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार वह आगे कहता है कि यदि आपने मित्र से कोई अस्त्र या शस्त्र ले रखा है और यदि वह पागल हो जाए या विकृत हो जाए तो अस्त्र या शस्त्र को लौटाना न्याय नहीं होगा। इस आधार पर प्लेटो कहता है कि न्याय की जो यह परिभाषा परंपरागत आधार पर दी गई है उसे संपूर्ण जीवन में नहीं अपनाया जा सकता है। चलिए अब हम लोग न्याय के दूसरे सिद्धांत पर भी चर्चा कर लें। न्याय का दूसरा सिद्धांत, जिसको क्रांतिकारी सिद्धांत कहा जाता है, का प्रतिपादन थ्रेसीमेकस ने किया। किसने किया? थ्रेसीमेकस करते हैं। और क्रांतिकारी सिद्धांत की धारणा शक्ति ही सत्य है पर आधारित, शक्ति ही सत्य पर की धारणा पर आधारित है, अर्थात माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत पर आधारित है। थ्रेसीमेकस अपने इस सिद्धांत में न्याय को परिभाषित करते हुए कहता है कि क्या कहता है कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, अर्थात वो कहना चाहता है कि शक्तिशाली की आज्ञा पालन करना ही न्याय है। इसकी भी आलोचना करते हुए प्लेटो कहता है कि अन्याय पर चलने वाले व्यक्ति की अपेक्षा न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अधिक श्रेष्ठ व श्रेष्ठकर होता है। इस आधार पर वह क्रांतिकारी सिद्धांत को की आलोचना कर देता है। चलिए अब हम लोग तीसरे न्याय के सिद्धांत पर भी चर्चा कर लें। तीसरा न्याय का सिद्धांत जो उस समय प्रचलित था वह था कार्य और कारण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ग्लाउकन द्वारा किया गया। किसने किया? ग्लाउकन द्वारा प्रतिपादित किया गया। ग्लाउकन ने अपने इस सिद्धांत में ये कहा कि दंड की शक्ति के भय के कारण ही मनुष्य न्याय के आधार पर कानून का पालन करते हैं। अतः न्याय भय का शिशु है। न्याय किसका शिशु? वो बतलाता है भय का शिशु है, अर्थात न्याय की प्रकृति भय पर आधारित होती है। इसका भी खंडन प्लेटो करता है कि भय के आधार पर शासन करना उचित नहीं होता है। शासक को जनता के प्रति प्रेम भाव पैदा करके ही आज्ञा पालन कराना चाहिए। अगर वह भय का वातावरण उपस्थित करता है तो लोग राजा से प्रेम नहीं बल्कि घृणा करने लगते हैं। अब हम लोग प्लेटो के न्याय विषयक सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। प्लेटो न्याय को मनुष्य के आत्मा के अंदर की वस्तु मानते हुए अपने न्याय सिद्धांत का विवेचन दो रूपों में करता है। कितने रूपों में? दो रूपों में। एक वह व्यक्तिगत न्याय का रूप बतलाता है और दूसरा वह सामाजिक या राज्य के न्याय के रूप में न्याय को बतलाता है। तो चलिए सबसे पहले वह व्यक्तिगत आधार पर न्याय को कैसे परिभाषित करता है, अर्थात प्लेटो का व्यक्तिगत न्याय से क्या अभिप्राय है। तो प्लेटो व्यक्तिगत न्याय की धारणा का प्रतिपादन करते हुए कहता है कि मानवीय आत्मा में 3 गुण विद्यमान होते हैं या तत्व पाए जाते हैं। वो कौन कौन से गुण होते हैं? पहला गुण उसने बताया इंद्रिय तृष्णा, दूसरा शौर्य या साहस और तीसरे गुण को उसने बुद्धि कहा। इंद्रिय तृष्णा अर्थात एपिटाइट, शौर्य या साहस
जिसको उसने स्पिरिट कहा। तीसरा गुण उसने विजडम को बतलाया। आगे वो कहता है कि जब ये तीनों गुण मनुष्य के मस्तिष्क में उचित अनुपात में विद्यमान रहते हैं, तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। अर्थात इंद्रिय, शौर और बुद्धि का उचित समन्वय और सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि करता है। चलिए अब हम लोग राज्य से संबंधित या सामाजिक न्याय से क्या न्याय का संबंध है इसको जान। चलिए अब हम लोग सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय को समझते हैं। राज्य से संबंधित न्याय के संदर्भ में प्लेटो कहता है कि राज्य मानव मस्तिष्क का व्यापक रूप है या प्रतिबिंब है। आगे वो कहता है कि राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, बल्कि यह उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उसमें निवास करते हैं। इस आधार पर वो कहता है कि मानव जीवन के गुणों के अनुरूप प्लेटो राज्य के 4 गुण बतलाता है। वो कौन कौन से गुण हैं? यानी कि मानवीय जीवन गुणों के आधार पर ही वह राज्य के 4 गुण बतलाता है। वह पहला गुण बुद्धिमत्ता को बतलाता है। दूसरा गुण वह साहस, और तीसरे गुण में वह संयम, और चौथा न्याय को बतलाता है। अर्थात वह राज्य में 4 गुणों को बतलाता है तथा वह आगे कहता है कि जिस व्यक्ति में बुद्धि का गुण होगा वह शासक वर्ग में रहेगा, और जिसमें साहस का गुण होगा वह सैनिक वर्ग में, और जिसके अंदर संयम होगा वह उत्पादक वर्ग या सेवक वर्ग में निवास करेगा। अर्थात बुद्धि, संयम, साहस के आधार पर वह समाज को 3 वर्गों में विभाजित कर देता है: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। आगे वो कहता है कि शासक अपने गुणों के अनुरूप निस्वार्थ भाव से राज्य का शासन करना चाहिए, तथा वह सैनिकों के लिए कहता है कि अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करें, तथा उत्पादक वर्ग के लिए वो कहता है कि सभी कष्टों को सहकर उपभोग की अधिक से अधिक सामग्री का उत्पादन करें। इस आधार पर वह कहता है कि जब समाज के सभी वर्ग के व्यक्ति अपने गुणों के अनुरूप अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी राज्य में न्याय स्थिर रह सकता है। अर्थात न्याय का उसका आशय कर्तव्य पालन से है, तथा आगे वह यह बतलाता है कि न्याय का जो अधिवास या निवास होता है वह प्रत्येक व्यक्ति के मन में होता है। ठीक, आशा करते हैं कि आपने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझ लिया होगा। अब हम लोग प्लेटो के न्याय सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं उस पर भी चर्चा कर लें। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि प्लेटो ने जो अपना न्याय सिद्धांत दिया है वह सिद्धांत वैधानिक ना हो करके नैतिक है।
दूसरा, प्लेटो का सिद्धांत कार्य विशिष्टीकरण अर्थात कर्तव्य परायण पर आधारित है। कार्य विशिष्टता का यह सिद्धांत है। तीसरी विशेषता यह है कि प्लेटो का जो शासक या दार्शनिक वर्ग है, राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्य परायण व्यक्तियों के हाथों में सौंप देता है और इन गुणों से युक्त व्यक्ति को प्लेटो दार्शनिक शासक कहता है। ये तो हुई प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। अब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना किन आधारों पर की जाती है उसकी भी चर्चा कर लें। प्लेटो की आलोचना का सबसे प्रमुख आधार यह है कि प्लेटो ने समाज को गुणों के आधार पर जो 3 वर्गों में विभाजित किया, गुणों को विभाजित करने का कोई उसके पास उचित आधार नहीं है। दूसरा, इस आधार पर आलोचना की जाती है कि प्लेटो ने जो अपना न्याय सिद्धांत दिया उसमें शासक वर्ग को समस्त शक्तियां प्रदान करके अनुचित किया है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति में समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं या उसके हाथों में होती हैं तो यह आवश्यक नहीं कि वह न्याय ही करे। तीसरी आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि प्लेटो ने राज्य को 3 वर्गों में विभाजित करके राज्य की एकता और अखंडता को आघात पहुंचाया है। तीसरा के बाद चौथी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि जो प्लेटो गुणों के आधार पर समाज को या मनुष्यों को 3 वर्गों में विभाजित कर देता है, इसके कारण समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति है उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके तथा अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर भी कर दें ताकि जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। धन्यवाद।